यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। अर्थशास्त्र का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक मेरे प्यारे बच्चों 100 का होता है। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं, क्योंकि पेपर हल करने से पहले निर्देश पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, एक नंबर के, और प्रश्न संख्या 11 से 18 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 19 से 24 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जिनका उत्तर 150 शब्दों में देना है, तथा प्रश्न संख्या 25 से 27 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको 300 शब्दों में देना है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं। तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें प्रश्न नंबर 1 है, राष्ट्रों का धन यानी वेल्थ ऑफ नेशंस नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? एडम स्मिथ ने, मार्शल ने, रॉबिन्स ने, मेहता ने। तो राष्ट्रों का धन वेल्थ ऑफ नेशंस नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी एडम स्मिथ ने। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, उदासीनता वक्र विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मार्शल ने, पीगू ने, रॉबिन्स ने, हिक्स ने। तो उदासीनता वक्र विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किया हिक्स ने। आपका घ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, क्या कह रहा है? कुल आगत यानी रेवेन्यू और कुल लागत यानी कॉस्ट के बीच का अंतर दिखाता है। कुल आगम और कुल लागत के बीच का अंतर दिखाता है लाभ हानि, लाभ या हानि, कर की मात्रा। तो ये दिखाता है मेरे प्यारे बच्चों लाभ, का ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है मेरे प्यारे बच्चों, उत्पादन के किस साधन को प्रकृति का निःशुल्क उपहार कहा जाता है? पूंजी को कहा जाता है, श्रम को, भूमि को, संगठन को। यानी उत्पादन के किस साधन को प्रकृति का निःशुल्क उपहार कहा जाता है? तो भूमि को कहा जाता है। बहुत ही आसान है, का ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है मेरे प्यारे बच्चों, एक बाजार की मुख्य शक्तियाँ होती हैं क्रेता एवं विक्रेता, मांग एवं पूर्ति, वस्तुओं की कीमतें, उपभोग तथा बचत। तो एक बाजार की मुख्य शक्तियाँ होती हैं क्रेता तथा विक्रेता, का ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, परिवार की आय किस चर का उदाहरण है? स्टॉक का है, प्रवाह का है, स्टॉक तथा प्रवाह दोनों का है, ना ही स्टॉक का और ना ही प्रवाह का। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रवाह का, जो परिवार की आय होती है वो प्रवाह चर का उदाहरण है। ठीक है, प्रवाह सही हो जाएगा। परिवार की आय प्रवाह चर का उदाहरण है, खा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 7वां नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आय गणना की 3 विधियां कौन कौन सी हैं? उत्पादन आय तथा आय वृद्धि, भुगतान अवशेष आय तथा उपभोग विधि, बचत विनियोग तथा आय विधि, व्यय ह्रास तथा उत्पादन विधि। तो राष्ट्रीय आय गणना की 3 विधियां कौन कौन सी हैं? उत्पादन, व्यय तथा आय विधि। उत्पादन, व्यय तथा आय विधि राष्ट्रीय आय गणना की 3 विधियां हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन हैं? अमित शाह हैं, संजय मल्होत्रा हैं, निर्मला सीतारमण है, शक्तिकांत दास हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न का उत्तर आप लोगों के लिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है मेरे प्यारे बच्चों, प्रभावी मांग का विचार किसने दिया? कीन्स ने, जेबीसी ने, मार्शल ने, पीगू ने। तो मेरे प्यारे बच्चों कीन्स ने। प्रभावी मांग का विचार किसने दिया? कीन्स ने दिया। तो इसको याद रखेंगे, किसने दिया प्रभावी मांग के विचार? कीन्स ने। ठीक है, इसके बाद है 10 नंबर प्रश्न, वर्तमान में भारत में वित्त मंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, स्मृति ईरानी है, निर्मला सीतारमण है। तो इसका उत्तर भी आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान में भारत में वित्त मंत्री कौन है। ठीक है, इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, इसका उत्तर आपको देना है 50 शब्दों में। ठीक है, और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। तो जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न आप नोट करके तैयार करेंगे, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर प्रश्न है, मांग को परिभाषित कीजिए। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। तो मांग किसी वस्तु या सेवा की वह मात्रा है जिसे उपभोक्ता किसी निश्चित समय अवधि में विभिन्न मूल्यों पर क्रय करने के लिए इच्छुक एवं सक्षम होता है। यह आय, पसंद नापसंद, जनसंख्या, प्रतिस्थापन, वस्तुओं के मूल्य आदि कारकों पर निर्भर करती है और आर्थिक सिद्धांतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीमांत प्रतिस्थापन दर उपभोक्ता द्वारा एक वस्तु का त्याग करके दूसरी वस्तु प्राप्त करने की दर को दर्शाती है, जिससे उसकी संतुष्टि स्तर समान बना रहता है। यह वस्तुओं की उपयोगिता और उपभोक्ता की प्राथमिकताओं पर निर्भर करती है, ठीक है, और इंद्र वक्र की प्रणवता को मापती है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 13 नंबर प्रश्न है, एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन कब स्थापित होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन तब स्थापित होता है जब मांग और आपूर्ति बराबर होती है, जिससे बाजार में संतुलन मूल्य और संतुलन मात्रा निर्धारित होती है। इस स्थिति में कोई अतिरिक्त मांग या अतिरिक्त आपूर्ति नहीं होती और सभी विक्रेता व क्रेता दिए गए मूल्य पर संतुष्ट होते हैं। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अवसर लागत का अर्थ लिखिए। तो अवसर लागत उस सर्वोत्तम त्यागी गई वैकल्पिक उपयोग का मूल्य है जो किसी संसाधन के चयन के कारण छोड़ दी जाती है या सीमित संसाधनों के कुशल उपयोग को दर्शाती है और निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि प्रत्येक विकल्प के साथ एक अन्य अवसर का त्याग जुड़ा होता है। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय आय किसी देश में एक निश्चित अवधि, आमतौर पर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है या देश की आर्थिक समृद्धि को दर्शाती है और इसे विभिन्न कारणों जैसे उत्पादन, आय और व्यय विधि से मापा जाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 16 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? वस्तु विनिमय प्रणाली के कोई दो दोष लिखिए। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के दो दोष क्या है? निम्न है। पहला, दोहरा संयोग की आवश्यकता। इसमें लेन देन की संभव होती है, तभी संभव होता है जब दोनों पक्षों की आवश्यकताएं एक दूसरे से मेल खाती हैं, जो कठिन होती हैं। मूल्य मापन की कठिनाई, विभिन्न वस्तुओं के मूल्य को एक समान इकाई में व्यक्त करना मुश्किल होता है, जिससे व्यापार जटिल हो जाता है। इसके बाद है 17 नंबर, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आय में हुई वृद्धि का वह अनुपात है जिसे उपभोक्ता द्वारा उपभोग पर खर्च किया जाता है। इसे कोण सी, इसे त्रिभुज सी और त्रिभुज वाई से दर्शाया जाता है, जहां त्रिभुज सी उपभोग में परिवर्तन और त्रिभुज वाई आय में परिवर्तन है। यह उपभोक्ताओं की खर्च प्रवृत्ति को दर्शाता है। उच्च शक्तिशाली मुद्रा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उच्च शक्तिशाली मुद्रा में केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई मुद्रा, वाणिज्यिक बैंकों के पास रखे गए आरक्षित धन और सार्वजनिक धारित नकदी शामिल होती है। इसे मौद्रिक आधार भी कहा जाता है, क्योंकि यह बैंकिंग प्रणाली में धन सृजन की क्षमता को प्रभावित करती है और मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करती है। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है, ठीक है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं, उपभोग वस्तुओं तथा पूंजीगत वस्तुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप तैयार कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका उत्तर क्या है। इसके बाद में है अगला प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप तैयार करेंगे। मांग की लोच को निर्धारित करने वाले कारकों को लिखिए। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर मैंने लिख रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप तैयार करेंगे, ठीक है। इसके बाद है 21 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? अल्पकालीन उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं? तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने प्रश्न हम बता रहे हैं सारे आप तैयार करेंगे, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद एक केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो इसको भी देख सकते हैं आप, मैंने आंसर लिख रखा है, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर 23 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, केंद्रीय बैंक को अंतिम ऋणदाता क्यों कहते हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर है 24 नंबर प्रश्न, ये क्या कह रहा है? बजट रेखा क्या है? इसमें परिवर्तन कब होता है? तो इसका भी आंसर है यहाँ पे, और ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। उत्तर आपको 300 शब्दों में देना है, प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? बाजार का अर्थ, परिभाषा एवं तत्वों का वर्णन कीजिए, अथवा अनाधिमान वक्र से आप क्या समझते हैं? सारणी तथा चित्र की सहायता समझाइए, अथवा करके 2 पूछता है, आपको 1 करना रहता है। 26 नंबर है, एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में प्रत्येक फर्म दीर्घ काल में केवल सामान्य लाभ ही अर्जित करती है, विस्तार से समझाइए, अथवा राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए किसी एक वित्त की विवेचना कीजिए, ठीक है।
इसके बाद है 27 नंबर प्रश्न। ये क्या कह रहा है देखिए, कुल लागत किसे कहते हैं? अल्पकालीन, कुल स्थिर लागत तथा कुल परिवर्ती लागत के चित्र की सहायता से व्याख्या कीजिए, अथवा वस्तु व सेवा कर पर एक लेख लिखिए। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।